अब जो मंदिर की भूमि है, उसकी जो 99 साल की स्कूल की लीज हुई, कोई एक लाइन उस पर नहीं, कोई इसके बारे में वो जांच समिति किसी तरह का कोई अंकन नहीं करती। अब वो तो मौके पर भी रिकॉर्ड के अंदर है जमीन मंदिर के 75 लाख रुपए का लेन देन इसमें वो जो नोटरी के जरिए एग्रीमेंट हुआ उसका दिखाया है। कहां से आया, क्यों जांच नहीं की, क्यों आपने ईडी को नहीं लिखा, क्यों इनकम टैक्स को नहीं लिखा, पैसा कहां से आया। लेकिन पूरी तरह से सारे बिंदु को राजनीतिक दबाव में पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और ये धर्म संपदा को जो हड़पने का षड्यंत्र शुरू में चल रहा है उसमें पार्टी की कि देवस्थान विभाग को इन्होंने कहीं इन्वॉल्व नहीं किया, जबकि ये रजिस्टर्ड देवस्थान से रजिस्टर्ड ट्रस्ट। तो ये सारी चीजें इसलिए की गई है कि इन 8 पट्टा धारकों को फायदा पहुंचाए। सारे जो अपने इन्होंने इसमें नतीजे जांच के दिए वो सारे नतीजे इसी ओर इंगित करते हैं। गुलाब नगर जी, जो वसीयत के आधार पर कार्रवाई हो रही है, मजे की बात आप सुनिए कि न तो वसीयत रजिस्टर्ड है, न उस वसीयत के अंदर खसरा नंबर है। अब आप बताओ, बिना खसरा नंबर के अंकर किसी अंकन के किसी भी जगह की वसीयत प्रभावी कैसे हो सकती। फिर एसडीओ ने जो सुनवाई की इस मामले में वो सिर्फ रास्ते तक सीमित थी, जिसमें भी उसमें भी आबादी नगरीय क्षेत्र के अंदर एसडीओ को सुनवाई का अधिकार नहीं होता, वो रेवेन्यू ऑफिसर है ग्रामीण क्षेत्र। लेकिन उसके बाद भी की, लेकिन उसने अपने फैसले में लिखा कि मेरा ये निर्णय सिर्फ रास्ते तक सीमित, इसका वसीयत, पट्टे, जमीन का स्वामित्व, इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सिर्फ रास्ते के निर्णय के आधार पर दैन कमिश्नर और प्रशासक ने मिलकर के ये 25 करोड़ रुपए की जमीन की लूट कर कि मेरा भी नार्को टेस्ट हो जाए और उनका और उनके बेटे का भी नार्को टेस्ट हो, जिससे मालूम पड़ सके कि राम झरोका के प्रकरण में और दूसरा जो महामंदिर वाला ट्रस्ट है इसमें किसकी क्या भूमिका है। आप सबके सक्रिय सहयोग से ही सिरोही की जनता ये लड़ाई लड़ रही है। 30 मार्च को जो मुख्यमंत्री की यहां से जांच आई और वर्तमान जिला कलेक्टर ने ज्वाइन करने के बाद इन 4 प्रकरणों की जांच के लिए जो जिला कमेटी बनाई थी अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अध्यक्षता, मैंने इसकी जांच रिपोर्ट आपको दे दी, चारों ही प्रकरण। और इन जांच रिपोर्टों के अंदर जो बदनीयती से तैयार हुई है, राज्य हित के विपरीत बनाई गई है, उसके संबंध में मैंने वापस माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखे। उन पत्र की प्रति भी आपको उपलब्ध कराई थी। तो बात यह है कि जो राम झरोका के 8 पट्टे हैं बनाए गए जो जयराम दास जी के पट्टे के आधार पर, मंदिर का न्यास पंजीकृत है और मंदिर की भूमि का पट्टा पहले से नहीं। बीडीएम ये कहते हैं, वो कमेटी ये कहती है कि 2001 में जो वसीयत बनी इसमें इस पट्टे का जिक्र नहीं। तो सिरोही के प्रशासन को इतनी समझ तो होनी चाहिए कि जो पट्टा 2002 में बना है उसका उल्लेख 2001 की वसीयत में कैसे होगा। इनकी पूरी जांच नगर परिषद ने जो इनको कागज दिए उसके आधार पर, न तो मंदिर भूमि का पट्टा कैसे बना 2002 में उसकी कोई जांच की, न उसके आवेदन देखे, न वो पत्रावली देखी। और ये रजिस्टर्ड ट्रस्ट है,
इसके बाद भी देवस्थान से किसी भी तरह की कोई सूचना, जानकारी, क्या लीगल स्टेट किस चीज का है क्या नहीं है, कोई जानकारी उन्होंने प्राप्त नहीं की। और पूरी जांच उस दिशा में मोड़ी कि इन 8 पट्टा धारकों को फायदा कैसे, और मंदिर का अधिकार मानने से इनकार कर दिया। सबसे ज्यादा पीड़ा और कष्ट का विषय यह है। जांच इनको ये करनी चाहिए थी कि मंदिर भूमि पर पट्टे जारी करने में जानबूझ करके गलत रिकॉर्ड, तथ्य छुपाना, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के कार्रवाई करना, लाभार्थियों और अधिकारियों की क्या मिलीभगत है, क्या साठगांठ है, किसी बिंदु पर कोई जांच। अब इन 8 गलत पट्टों को जारी पीछे करने के पीछे कौन जिम्मेदार है? अब ये कहते हैं पट्टे निरस्त करने के आदेश पर स्थगन। उसका कारण एकमात्र लाइन है, उस आशुतोष आचार्य ने जांच रिपोर्ट में ये लिख दिया कि ये उससे बाहर की प्रतीत होती है, और उसको आधार बना करके उन्होंने, जबकि समय समय पर आपको भी जो दस्तावेज उपलब्ध कराए गए, जो जयराम दास जी के प्रार्थना पत्र भी आपको समय समय पर मेरे द्वारा भेजे गए, उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि मंदिर की भूमि है, हमारी गाय यहाँ है, हमारे फूल यहाँ होते हैं, और लोग इसको हजम करना चाहते हैं, इसलिए इसका पट्टा बना। और तत्कालीन बोर्ड ने, जो भारतीय जनता पार्टी का था, इसी आधार पर इस भूमि का उनके नाम नियमन किया। कोई जयराम दास जी अपने घर से लेके आए थे क्या? जमीन तो मंदिर की थी, और वो उसके महंत थे, इसलिए उनके नाम से पट्टा बना। तो अब ये नई बात एक लेकर के आगे शुरू गए हमारे महान अधिकारी कि ये तो जमीन हमारे खाते की। उन पट्टा धारकों को फायदा पहुंचाने के लिए कि रिकॉर्ड पर इसकी एंट्री हमारे नाम पर, तो ये एंट्री ठीक करने का दायित्व किसका? आपने अपना रिकॉर्ड ठीक नहीं किया, आपने उसका म्यूटेशन सही नहीं किया, और जो एंट्रीज आपको करनी थी वो नहीं किया आपने, तो प्रशासनिक चूक का लाभ आप मंदिर को अधिकार विहीन करके थर्ड पार्टी को कैसे दें, जिनका कोई लेना देना नहीं है, कोई अता पता नहीं है जिनका। तो इतनी भारी बेईमानी इस जांच रिपोर्ट में हुई है, जो आप अवलोकन करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब जो मंदिर की भूमि है, उसकी जो 99 साल की स्कूल की लीज हुई, कोई एक लाइन उस पर नहीं, कोई इसके बारे में वो जांच समिति किसी तरह का कोई अंकन नहीं करती। अब वो तो मौके पर भी रिकॉर्ड के अंदर है जमीन मंदिर के, 75 लाख रुपए का लेन देन इसमें वो जो नोटरी के जरिए एग्रीमेंट हुआ उसका दिखाया है। कहां से आया, क्यों जांच नहीं की, क्यों आपने ईडी को नहीं लिखा, क्यों इनकम टैक्स को नहीं लिखा, पैसा कहां से आया? लेकिन पूरी तरह से सारे बिंदु को राजनीतिक दबाव में पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, और ये धर्म संपदा को जो हड़पने का षड्यंत्र शुरू में चल रहा है, उसमें पार्टी भी। अब ये अनरजिस्टर्ड जो लीज है, सबके मामले में यदि आपने सही पाया है, दस्तावेज सार्वजनिक, आप रिकॉर्ड को पब्लिक डोमेन में लाओ। लेकिन आप तो पूरी तरह गोलमाल कर गए। अपने यहाँ मारवाड़ी में कहावत है कि पूरा कुआं में भोंग पड़ी, तो आटे पूरा कुआं में भोंग पड़ी, साफ साफ बच्चे को भी दिख जाएगी। अब जैसा कि मैंने पहले भी आपको निवेदन किया कि देवस्थान विभाग को इन्होंने कहीं इन्वॉल्व नहीं किया, जबकि ये रजिस्टर्ड देवस्थान से रजिस्टर्ड ट्रस्ट। तो ये सारी चीजें इसलिए की गई है कि इन 8 पट्टा धारकों को फायदा पहुंचाए। सारे जो अपने इन्होंने इसमें नतीजे जांच के दिए, वो सारे नतीजे इसी ओर इंगित करते हैं। अब दूसरा जो अपना प्रकरण था, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से जांच आई उसमें, वो लाल बेरा शमशान में
जो खसरा नंबर 2691 है, 2692 है, 2693 है और 2694 है, चारों खसरे शमशान के नाम पर, और एक खसरा और है वहां पर, वो है 2695, वो है नगर परिषद के नाम पे, जिसपे नेहरू पार्क है। तो अपनी 5 ही खसरों में कोई जमीन आपकी है ही नहीं नगर परिषद की, तो अलॉट कहां से हो गई? और जब पटवारी और आरआई जांच करने के लिए गए, जो पहले श्री हरीश दवे ने एक आमरण अनशन लगाया था और उस समय जो बातें तय हुई थी उसके आधार पर वो जांच करने गई, और पटवारी आरआई ने अपनी जांच रिपोर्ट में लिख करके दिया कि ये शमशान की भूमि। अब राजनीतिक दबाव में अचानक से तहसीलदार सिरोही प्रकट हो गए और उन्होंने उससे बियॉन्ड जाकर के उसके ऊपर ये लिख दिया कि अलग राय भेज दी पटवारी और आरआई से कि इसकी पैमाइश जो है वो उससे करवाई जाए, सेटलमेंट से। तो पटवारी और आरआई की रिपोर्ट के बाद तहसीलदार कहां से प्रकट हुए? साफ साफ तौर पर तहसीलदार सिरोही ने राजनीतिक दबाव में उस संस्था को फायदा पहुंचाने के लिए शमशान भूमि के मामले में गुमराह किया। और ये कि ये तरीका होता है कि आप सेटलमेंट का कह दो, सेटलमेंट की टीम पता नहीं कब आएगी, कब जांच होगी, लटका रहेगा। मीनवाइल इन्होंने कब्जा कर लिया, जाके तोड़फोड़ की वहां पर, और परमिशन और मान ली, जबकि ये सबको पता है, सिरोही के बच्चे बच्चे को पता है कि ये जमीन शमशान की है। तब इस मामले में भी हमने मुख्यमंत्री जी से पत्र लिख के निवेदन किया है कि आप इंडिपेंडेंट जांच कराओ, और दोनों रिपोर्टों का अंतर है, और जो ये पट्टा धारक बने हैं इनसे किन को लाभ हो रहा है, इस सारी तथ्यों का खुलासा सरकार को करना चाहिए। तीसरा है आपका इश्यू गुलाबनगर जी, जो वसीयत के आधार पर कार्रवाई हो रही है। मजे की बात आप सुनिए कि न तो वसीयत रजिस्टर्ड है, न उस वसीयत के अंदर खसरा नंबर है। अब आप बताओ, बिना खसरा नंबर के अंकर किसी अंकन के किसी भी जगह की वसीयत प्रभावी कैसे हो सकती? फिर एसडीओ ने जो सुनवाई की इस मामले में, वो सिर्फ रास्ते तक सीमित थी, जिसमें भी उसमें भी आबादी क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र के अंदर एसडीओ को सुनवाई का अधिकार नहीं होता, वो रेवेन्यू ऑफिसर है ग्रामीण क्षेत्र। लेकिन उसके बाद भी की, लेकिन उसने अपने फैसले में लिखा कि मेरा ये निर्णय सिर्फ रास्ते तक सीमित, इसका वसीयत, पट्टे, जमीन का स्वामित्व, इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सिर्फ रास्ते के निर्णय के आधार पर डैम कमिश्नर और प्रशासक ने मिलकर के ये 25 करोड़ रुपए की जमीन की लूट कर। अब वो जमीन चाहे आपके नाम पर थी तो दूसरों के नाम पर जा रही है, तो 69 पट्टे कैसे बन जाए? 69 में सिर्फ पट्टे उस भूमि के बनते हैं जो आपको पैतृक रूप से आपकी है और आपने परिवार के सदस्यों के नाम पर उसमें पट्टे बनवाना चाह रहे हो, चाहे आपकी खुद की खरीदी हुई है पर अपने परिवार के सदस्यों के नाम पट्टे बनवाना चाह रहे हो, वो 69 में। अब इसमें जितने पट्टे बने हैं क्या वो उनके परिवार के सदस्य हैं? तो नगर पालिका को पट्टे बनाने में भी करोड़ों रुपए का नुकसान किया है, और उसमें जांच के अंदर उसका कोई उल्लेख नहीं। 69A में पट्टे, वो खुद प्रशासक है एडीएम, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं, पूरी तरह गोलमाल करके रिपोर्ट बना करके इन्होंने भेज दी। अब शिवगंज का चुंगी नाका का चौथा विषय। चुंगी नाका मेन रोड पर था, 2 लोगों को सीधा सीधा इसका लाभ होना था कि पीछे उनकी एग्रीकल्चर लैंड थी और उनको रिसोर्ट बनाने थे। नगर पालिका से राजस्थान सरकार ने जब झालावाड़ में स्कूल की बिल्डिंग गिर गई थी तो सभी जगह से स्टेट गवर्नमेंट ने रिपोर्ट मांगी थी कि कहां कहां भवन जर्जर है, उसकी जानकारी उपलब्ध करा। तो शिवगंज नगर पालिका ने भी जुलाई में 25 में रिपोर्ट भेजी थी कि हमारे ये इतने भवन ये जर्जर है। इस भवन का उसमें कोई जिक्र नहीं था,
और रात को 3 बजे देन ईओ और एसडीएम ने जाकर के वो भवन गिरा दिया, उसको फायदा पहुंचा। तो साफ साफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। इसकी लगातार शिकायतें भी की गई, वो भी की गई, इसमें भी जांच आई, लेकिन इन सब का किसी भी तरह का कोई उल्लेख किए बिना घुमा घुमा के इन सबको बचाते हुए एक रिपोर्ट ये बना दी कि वो कोई भी जर्जर हो तो तोड़ा जाता है। तो जर्जर का प्रमाण कहां है? क्या पीडब्ल्यूडी से उस बिल्डिंग के बारे में रिपोर्ट ली थी? क्या ये भवन जर्जर है जो गिराया जाना चाहिए? कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ती है किसी भी सरकारी भवन को, निर्माण को अगर तोड़ना है तो? क्या वो ली गई थी? नहीं ली गई। लेकिन एक बड़ी रकम प्राप्त करके ये चीजें हुई है। इसमें भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि इसकी वापस से जांच करवाई जाए और ये मनगढ़ंत रिपोर्ट पेश की गई है। और चूंकि यहाँ न्याय प्राप्त करने में दिक्कत आ रही है तो एक इस्तगासा भी शिवगंज की कोर्ट में पेश किया गया है, जिसमें ये दरख्वास्त की गई है कि मुकदमा दर्ज किया जाए। तो ये मोटी मोटी बातें थी। और ये जो नोट बनाया हुआ है ये भी मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, जिससे आप सबको एक आसानी रहे सारे इश्यूज को समझ। ये दे देंगे आप। मंत्री जी तो बोल रहे हैं कि मेरे पास सारे सबूत अभी हाल ही में हमारे पास सारे सबूत है। और उन्होंने एक ये भी कहा था कि विनोद देवड़ा तो उनका ही आदमी है। अच्छा, ये अच्छा आपने प्रश्न किया है। तो मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करता हूं कि अभी मंत्री जी हैं, उनकी सरकार है और सिरोही की जनता चाहती है कि इन तमाम चीजों की जानकारी सामने आए। मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि मेरा भी नार्को टेस्ट हो जाए और उनका और उनके बेटे का भी नार्को टेस्ट हो, जिससे मालूम पड़ सके कि राम झरोका के प्रकरण में और दूसरा जो महामंदिर वाला ट्रस्ट है, इसमें किसकी क्या भूमिका है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसमें सहयोग करेंगे और उनको इस बात के लिए तैयार करेंगे कि वो नार्को टैक्स के लिए तैयार हो। सिरोही में प्रकरण दर्ज है फर्जी वसीयत का, एसआईटी गठित है एडिशनल एसपी की अध्यक्षता में। तो एसपी साहब को एक लिखित में भेज दें कि मेरा और उन दोनों का बाप बेटे का नार्को टेस्ट हो जाए, तो पता चल जाएगा कौन क्या है। वैसे तो वो सांडेसर जी की भी झूठी सौगंध खाते हैं और पूरी जिंदगी ये झूठ में ही इन्होंने बिताई है, लेकिन फिर भी चूंकि उन्होंने प्रस्ताव कुछ चार्ज किया है तो मैं चाहता हूं कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। सर, ये जो 69A का पट्टा है, ये आप कह रहे हैं कि जो लाभार्थी है उन लोगों के नाम पे ही सीधे कटवाए गए हैं, जिससे नगर पालिका को रेवेन्यू करना। लेकिन जो पट्टे अप्लाई किए गए हैं वो सीताराम दास द्वारा खुद के नाम से अप्लाई किए गए हैं और वो पट्टे कट के आए हैं और सीताराम दास के नाम कट के आए हैं और फिर उसको इन्होंने सेल आउट किया। ये जो इनकी कहने की है, किस तरह? नहीं, वो तो पट्टे 69 बने, वो तो जांच में प्रमाणित हो चुका है और इसी आधार पर निरस्त हुए पट्टे। तो फर्स्ट फेज में निरस्त हुए वो इसी आधार पर हुए कि इन्होंने बाकी सब प्रक्रियाओं की तो जांच की नहीं, बस खाली एक प्रक्रियात्मक त्रुटि लेकर के ये बैठ गए। और चूंकि उसने एक लाइन उसमें उसने लिख दी थी आचार्य ने, उसका उनको बेनिफिट मिल गया। अब कांग्रेस, आप लोगों का स्टैंड क्या रहेगा जब आपको लग रहा है कि प्रशासन ने या सत्ता के दबाव में आकर के ये रिपोर्ट बनाई? अब अगले स्टेप पे आपका क्या? नहीं, जनता के बीच में तो इन मुद्दों पर लगातार लड़ी जा रही है लड़ाई, और लड़ी जाएगी। और बाकी चीफ मिनिस्टर को हमने भेज दिए हैं, पर चूंकि इसमें बीजेपी के साथ साथ आरएसएस और उसके जुड़े हुए संगठन भी इन्वॉल्व है, स्कूल की जमीन लेने वाले ये हैं, शमशान की जमीन लेने वाले ये हैं, इसलिए मुख्यमंत्री के स्तर पर भी कोई बड़ी उम्मीद तो हमको है नहीं। लेकिन फिर भी मैं एक बार जैसे इससे नगर पालिका के भी प्रारंभिक चरण से फ्री होऊंगा, एक बार जाकर के मैं राज्य के मुख्य सचिव से मिलूंगा और उनको सारी चीजें विस्तार से बताऊंगा कि इस तरह की चीजें हुई है। और एक बार जाकर के डीजी एंटी करप्शन से भी मिलूंगा कि जिससे कि ये इन सब चीजों के अंदर हमें प्रशासनिक स्तर पर न्याय मिल सके, और वो नहीं हुआ तो एंटी करप्शन के कोड मौजूद है। एक उनका ये भी था कि आपके नगर अध्यक्ष ने भी मंदिर की जमीन पर के लिए ली है। मैंने जैसा पहले भी कहा आपको कि वो झूठ बोलने के चैंपियन है। आप सब देख सकते हैं
ये 1948 का पट्टा है जिस जमीन पर उनका पंप बना। तो इतना मंत्री को झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो हम भी इस चीज को उनको बोल चुके हैं, आप भी बोल चुके हैं कि अगर वो जो आरोप लगा रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट भी, जनवरी से लेकर आज तक वो डॉक्यूमेंट हम लोगों के पास भी नहीं आया है। तो क्या किस तरह से उसको आपको कि वाकई है या फिर वो ये हुआ जी? नहीं, लब्बो लुबाव एक ही है, बाप बेटा पट्टा चोर। असल सत्य यही है। अब उसको छुपाने के लिए, लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ के सांसद भी बैठते हैं, बीजेपी की जिलाध्यक्ष भी पहुंचते हैं, कोई एक शब्द बोलता है? या जो हंसराज जी पुरोहित है, जो आरएसएस के यहाँ प्रचारक भी रहे या भाजपा के जिलाध्यक्ष भी रहे, क्या टिप्पणी की थी उन्होंने राम झरोका की जमीन के बाद? आपकी जानकारी में होगा। और एक और संगठन का राम झरोका मंदिर के ठीक बाहर बैनर लेकर के खड़े होकर क्या टिप्पणी की थी? बीजेपी के लोगों के अंदर इतना तो उनको अपना अंदर सत्व पैदा करना ही चाहिए कि कम से कम इस बेईमानी के खिलाफ वो बोल सके। सर, हर बैठक में जिले की मंत्री जी अपना दर्द बताते रहते हैं कि संगठन या जिला अध्यक्ष इस मामले में उनका बचाव करना नहीं। क्या वो भी ये मान के चले हैं कि ऐसा कुछ हुआ जिला संगठन या जिला अध्यक्ष भाजपा के? बच्चा बच्चा जानता है बीजेपी का कि ये चोटाई की है इन्होंने, तो बोलने लायक नहीं है। ऑफ द रिकॉर्ड हमको 10 बार कहते हैं मरवा दिया हमको, हमें रोबणू कटे जाएंगे, ये शब्द होते हैं उनके। और इनका कोई लेना देना भी नहीं है, शुरू से क्या लेना देना। तो इलेक्शन आ रहे हैं, तो क्या ये मुद्दे उसके अंदर वो प्रभावी रहेंगे या उस तरह से उठेंगे? नहीं, जिस तरह का- चुनाव या फिर देखिए, ये चुनाव पे मतदान तो लोग करेंगे, लोगों को फैसला करना है उसका। ये लड़ाई तो पहले से चल रही है। चुनाव तो उत्तर प्रदेश में 4 साल से नहीं हुए, ये तो यहां भी नहीं करवाते। हम जाके लगातार लड़ते रहे, पिटिशन, कंटेम्प्ट पिटिशन, ये तब जाकर के चुनाव हुए। तो ये कौन से चुनाव करवा रहे थे? सर, 1.5 साल में सिरोही के जहां जहां प्रशासक लगे वहां बदहाली सी रही, लोगों की सुनवाई करने वाला कोई नहीं, सिरोही से लेकर के 5 नगर पालिका। तो इन प्रशासकों के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते इतिहास में इतनी चोटाई और नागरिकों का इतना अपमान और इतना अनादर कभी किसी सरकारी संस्था में नहीं हुआ था जितना इस 1.25 साल के अंदर। कोई जवाब देने वाला नहीं नगर पालिका में। और प्रशासक, ये तो सब डकैती का हिस्सा रहे। ये जितनी ये हुई है, ये तो मैंने खाली ये कुछ गिने चुने मुद्दे ये आपके सामने रखे हैं। बाकी आप जाएंगे आबू रोड और उस तरफ तो चरम डकैती है, लेकिन हमको भी तो समय नहीं मिल पाता। आपकी जानकारी में सब है, लेकिन आपके पास भी वो छन छन के बातें आती है, पूरे दस्तावेज आपके पास भी नहीं आए। लाएंगे वो, जैसे ही थोड़ा सा फुर्सत में आएंगे वो दस्तावेज भी लाएंगे। मैंने पहले भी निवेदन किया है कि हम वहां की भी जानकारी आपके सामने लाएंगे और सबको मालूम है क्या क्या हुआ है। तो 1500 करोड़ पर क्या बोलेंगे? 1500 करोड़ दायरे में लिखे हुए हैं। सिरोही विधानसभा में 1500 करोड़ लाने का दावा किया हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भाषण में। लोग अपने हर गांव में, हर कस्बे में उन गड्ढों के अंदर उन 1500 रुपए को ढूंढ रहे हैं। जो 1500 रुपए है कहां? 1500 करोड़ दायरे में लिखे हुए हमारे पास हिसाब। जो काम मैंने स्वीकृत करवाए थे, जो 24 में पूरे हो जाने चाहिए थे, जो 25 में पूरे हो जाने चाहिए, लोगों को सीधा उनका लाभ मिल जाना चाहिए था, आज तक वो सब पड़े हुए हैं। शिवगंज का 50 करोड़ का हॉस्पिटल 2025 में पूरा होना चाहिए। जवाई बांध का पानी शिवगंज के गांवों को, बत्तीसा का पानी सिरोही और आसपास के 8 गांवों को 25 के अप्रैल में आना चाहिए था, आज तक नहीं आ सका। मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल 24 में पूरा होना चाहिए था। नर्सिंग कॉलेज 2023 की दिसंबर में पूरा होना चाहिए था, आज तक कोई अता पता नहीं। स्टेडियम और बाकी जो मैंने सिरोही के शमशान पर वो गैस से वो इलेक्ट्रिक और वो शमशान का वो जो प्रोविजन किया था, अब हालत देखिए।
मशीनें बिखर गई वहां और शुरू नहीं हुआ अभी तक। सब कुछ तबाह करने का काम उन्होंने किया है और छांट छांट के ऐसे अधिकारी लाते हैं जो या तो ईसीडी में ट्रैप है या फंसे हुए हैं उसके, ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। और जो सबसे घोषित बेईमान अधिकारी है उसको पंचायती राज में भी होगा, उसको तो 3 पंचायत देंगे। सर हाईवे वाला वो चल रहा है, एक 6-7 महीने पहले ओटाराम जी ने भी एक डीपीआर निकालने का था, आरटीओ के इधर से जाकर के और बारी घाटा में मिलेगी उसकी डीपीआर तैयार कर रहे हैं 100 करोड़ 200 करोड़, ये आ गया। तो आपका ये आप क्या जैसे किसी मित्र ने लिख के पकड़ा दिया होगा ना, वो भूल गए। चलो NH 168 का जो बाईपास बनना है उसके 5 विकल्प बनाए गए, उसमें से एक विकल्प वो भी था जो NHI से अप्रूव नहीं हुआ। अप्रूव वो हुआ जिसमें बीजेपी के लोगों का इंटरेस्ट, जिनके पास बीजेपी के लोगों की जमीन आ रही है, जिसमें बीजेपी के लोगों को मुआवजा मिलने वाला है, वो अप्रूव हुआ। और जो सिरोही के मास्टर प्लान, ओरिजिनल मास्टर प्लान जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से अप्रूव है 2031 तक का, वो अप्रूव नहीं, जबकि उसमें खर्चा भी कम था और सेफ्टी ज्यादा थी। तो 4 दिन पहले मंत्री जी ने नगर परिषद में आपके बोर्ड पे आरोप लगाया कि जितने सड़क पर खड्डे हैं, इससे ये पहले का जो बोर्ड है ये उससे पूछा। उसका तो गारंटी पीरियड ही खत्म हो गया, 3 साल तो हो गए आपको आए हुए, अभी भी उस बोर्ड को ही रो रहे हो। अब तो भजन लाल को रो थोड़ा।